स्वागत है। आज हम आयकर रिटर्न यानी आईटीआर भरने से जुड़ी एक ऐसी चूक पर बात कर रहे हैं जो है तो बहुत आम, पर जिसके नतीजे मतलब गंभीर हो सकते हैं। जी। कई बार लोग अनजाने में कुछ आमदनी बताना भूल जाते हैं और फिर बाद में इनकम टैक्स नोटिस और पेनल्टी का सामना करते हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास सीए दिविन पटेल की तरफ से कुछ जानकारी है जिसमें उन्होंने उन 5 इनकम सोर्सेज का जिक्र किया है जिन्हें लोग अक्सर आईटीआर में दिखाना भूल जाते हैं। आज हम इन्हीं भूली भूसरी आमदनी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल सही कहा। देखिए, मुद्दा सिर्फ आईटीआर भरने का नहीं है, बल्कि सही और पूरी जानकारी के साथ भरने का है। एक छोटी सी भी भूल, जैसा आपने कहा, बाद में बड़ी सिरदर्दी बन सकती है। हाँ। खासकर अब जब टैक्स विभाग के पास हमारे बहुत सारे फाइनेंशियल लेन देन की जानकारी पहले से ही होती है। अच्छा। तो चलिए देखते हैं कि सीए दिविन पटेल के हिसाब से वो कौन सी इनकम है जिन पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। हाँ, तो शुरू करते हैं। पहली चीज जो सीए देविन पटेल बताते हैं वो अक्सर छूट जाती है सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज। कई लोगों को लगता है कि ये रकम इतनी कम होती है कि क्या दिखाना है ना। हाँ, और यही गड़बड़ हो जाती है। मतलब रकम भले ही कम लगे, पर है तो ये आपकी आय और ये टैक्सेबल है। अच्छा। हाँ, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 टीटीए के तहत एक लिमिट तक, जैसे 10,000 रुपए तक की छूट मिल जाती है। हाँ, वो तो है। लेकिन उस छूट को क्लेम करने के लिए भी आपको पहले उसे अपनी टोटल इनकम में दिखाना होगा, फिर छूट क्लेम करनी होगी। ओके। हाँ। और आजकल तो बैंक ये जानकारी सीधे टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं, तो आपके एआईएस मतलब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में ये वैसे भी दिखेगा। छुपाना मुश्किल है। अच्छा, तो मतलब छूट लेनी है तब भी दिखाना तो पड़ेगा ही। ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर मिला ब्याज। इसमें तो बैंक टीडीएस काट लेता है ना। हाँ, तो फिर इसे अलग से क्यों दिखाना? देखिए, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। बैंक टीडीएस जरूर काटता है, पर अक्सर वो सिर्फ 10% ही काटता है। अब अगर आपकी कुल आमदनी ज्यादा है और आप मान लीजिए 20% या 30% वाले टैक्स स्लैब में आते हैं, हाँ, तो बाकी का टैक्स तो आपको खुद जमा करना होगा ना। अच्छा। टीडीएस कटने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपकी टैक्स की जिम्मेदारी पूरी हो गई। ओके। इसलिए एफडी से जो भी ब्याज मिला उसे अपनी कुल आय में जोड़िए और फिर अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर कोई टैक्स बनता है तो वो चुकाइए। यानी टीडीएस बस एक तरह का एडवांस टैक्स है, फाइनल टैक्स नहीं। बिल्कुल सही समझे। और इसे चेक करने का कोई आसान तरीका है कि कितना ब्याज मिला, कितना टीडीएस कटा? बिल्कुल, अपना फॉर्म 26A देखिए। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अब AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। AIS, हाँ, सुना है इसके बारे में। जी, AIS आजकल बहुत डिटेल्ड होता है। इसमें आपके लगभग सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ब्याज की इनकम, डिविडेंड, शेयर बाजार के सौदे, सब कुछ दर्ज होता है। आईटीआर भरने से पहले इसे एक बार देख लेना बहुत जरूरी है, गलतियों से बचेंगे। ये तो बहुत ही काम की टिप है। AIS जरूर चेक करना चाहिए। अच्छा, अब तीसरी आमदनी, ये आजकल बहुत कॉमन है, खासकर युवाओं में। फ्रीलांस काम या साइड इनकम से होने वाली कमाई। जी हाँ, बिल्कुल। चाहे वो पार्ट टाइम कंसल्टिंग हो या कोई ऑनलाइन काम, कंटेंट क्रिएशन, ट्यूशन पढ़ाना, हाँ, या एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह। हाँ, ये सब। अक्सर लोग सोचते हैं कि अरे ये तो छोटी मोटी रकम है, क्या बताना। लेकिन नियम ये कहता है कि आपकी हर तरह की आय, चाहे वो कितनी भी कम क्यों ना हो, उसे आईटीआर में रिपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, रिपोर्ट करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि उस पर टैक्स लगेगा ही। हो सकता है आपकी कुल आय टैक्सेबल लिमिट से कम हो। अच्छा। पर जानकारी देना अनिवार्य है। ये आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड को साफ सुथरा रखने के लिए भी जरूरी है। ठीक है, मतलब आय कम हो या ज्यादा बताना जरूरी है। समझ गया। अगला पॉइंट, ये शायद थोड़ा चौंका सकता है, गिफ्ट्स, मिले हुए तोहफे। हाँ, गिफ्ट्स। क्या गिफ्ट पर भी टैक्स लगता है? हाँ, कुछ शर्तों के साथ लगता है। अच्छा। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपको अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, मतलब माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, इनको छोड़कर किसी और से, जैसे दोस्तों से, हाँ, दोस्तों से या किसी और से, कुल मिलाकर 50,000 रुपए से ज्यादा कीमत के गिफ्ट्स मिलते हैं, चाहे वो कैश हो या कोई वस्तु, ओके, तो वो पूरी रकम आपकी अन्य स्रोतों से आए यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाती है। और उस पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। अरे बाप रे, मतलब दोस्तों से मिले महंगे गिफ्ट्स पर भी टैक्स देना पड़ सकता है? जी हाँ, अगर वो साल भर में 50,000 से ज्यादा के हैं तो इस पर ध्यान रखना चाहिए। ये वाकई ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। और सीए देविन पटेल की लिस्ट में आखिरी यानी 5वां पॉइंट क्या था? यह निवेश से होने वाला मुनाफा, खासकर शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या आजकल जो बहुत चल रहा है क्रिप्टो करेंसी।
इनसे होने वाला लाभ। ओ हाँ, कैपिटल गेन्स। एग्जैक्टली, कैपिटल गेन्स। कई लोग, खासकर जो एसआईपी के जरिए थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं या जिन्होंने क्रिप्टो में बस ट्राई करने के लिए छोटा अमाउंट लगाया, वो अक्सर इससे होने वाले मुनाफे को रिपोर्ट करना भूल जाते हैं, या उन्हें लगता है कि ये छोटी रकम है तो क्या बताना। और ये गेन्स भी ट्रैक हो जाते होंगे अब तो। बिल्कुल, स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड हाउसेज और अब तो क्रिप्टो एक्सचेंज भी ये सारी जानकारी टैक्स विभाग के साथ शेयर करते हैं। तो इन निवेशों से आपको जो भी लाभ हुआ है, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म, हाँ, उसे सही तरीके से कैलकुलेट करके आईटीआर में दिखाना अनिवार्य है। इसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है, ना सिर्फ टैक्स बल्कि ब्याज और पेनल्टी भी लग सकती है। तो कुल मिलाकर सीए देवेंद्र पटेल की जो सलाह है उसका सार यही निकलता है कि भाई आईटीआर भरते समय पूरी ईमानदारी और सावधानी बरतें। बिल्कुल, कोई भी आए, चाहे छोटी लगे या बड़ी, उसे छिपाएं नहीं। सही कहा। और जैसा आपने बताया, अपना फॉर्म 26A और खास तौर पर AIS जरूर चेक कर लें। इससे भूलने की गुंजाइश कम हो जाती है और आप भविष्य के नोटिस और दूसरी झंझटों से बच सकते हैं। निश्चित रूप से। और देखिए, ये सिर्फ टैक्स या नोटिस से बचने की बात नहीं है, ये एक जिम्मेदार नागरिक होने का भी हिस्सा है। एक साफ सुथरा टैक्स रिकॉर्ड आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को भी बढ़ाता है। सही बात है। यहाँ पर मैं एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूँ सबके लिए। बताइए। मान लीजिए कोई छोटी मोटी इनकम छुपाने से आज शायद टैक्स में कोई फर्क ना पड़े, लेकिन क्या भविष्य में जब कभी किसी बड़े लोन या क्रेडिट कार्ड या शायद वीजा के लिए अप्लाई किया जाए, हाँ, तब आपकी घोषित आय और आपकी वास्तविक फाइनेंशियल स्थिति में जो ये अंतर होगा, क्या उसका कोई अप्रत्यक्ष नेगेटिव असर पड़ सकता है? इस पर सोचिएगा।